हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन किया कि जब एक द्रव्य जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा था। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, गैस से सॉलिड, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, दो प्रोसेस हमारा बचा था। अब तक हम लोगों ने फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉयलिंग, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन ऑफ हीट, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, कंडेंसेशन, संघनन, है ना, और साथ ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो पांचवी अवस्था द्रव्य की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, अपना सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोगों का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। सबसे पहले इसमें जो आपको समझना वही है कि संघनन क्या है ना, किसको हम संघनन कहते हैं, है ना। तो जब कोई गैस या वाष्प, आप समझे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, है ना। जब कोई गैस या वाष्प ऊष्मा का त्याग या तापमान लिखे ज़्यादा सही रहेगा, वाष्प तापमान का त्याग करके द्रव अवस्था में, या ऐसे लिख लीजिए, किसी गैस या वाष्प द्वारा तापमान का त्याग करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते। किसी गैस या वाष्प द्वारा तापमान का त्याग करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक, देखिए, जो बारिश होती है, आप जो बादल बनते हैं, वो किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है? संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही होती है। प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल के उसी क्वेश्चन आपका आता है, नीचे जब गर्मी पड़ती है ना, तो सागर का सतह हो चाहे नदी का सतह हो, तो क्या होता है, आपका वेपराइजेशन क्रिया शुरू होती है ना। ये पानी गर्म होकर के ऊपर की सतहों से भाप बन करके ऊपर क्या करता है, उठता है। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे इस पर, है ना, हीट पड़ेगा सन का, तो ये पानी क्या होगा, भाप के रूप में ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर इसका तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे से गर्म होकर भाप ऊपर जाने पे ठंडा होगा। ठंडा होने पर ये ऊष्मा का क्या, ताप का क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक, और फिर ये जो भाप होगा आपका इकट्ठा होकर के, है ना, बादल का निर्माण करेगा। और संघनन की क्रिया के पश्चात यही बादल वर्षा की बूंदों में बदल जाता है, और फिर वहीं जो पानी नीचे से ऊपर गया है वो वर्षण के रूप में सतह तक आ जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है संघनन। इसीलिए आप देखिए, कभी भी बारिश होने से पहले गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भाप होते हैं वो इकट्ठा होकर के कंडेंसेशन के द्वारा अपना तापमान क्या करते हैं, त्याग करते हैं, जिसे आप उमस या ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। बहुत आपको उमस यानी गर्मी महसूस होती है, तो यही सेम प्रोसेस होता है, और फिर बारिश हो जाएगा, है ना। तो कंडेंसेशन संघनन है क्या? गैस या वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, गैस का लिक्विड में चेंज होना। तो मेन जो बात आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है इसमें, गैस का लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना। अब वो किस वजह से हो रहा है वो अलग मैटर है। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा मैटर करता है। टेम्परेचर की वजह से ही एक क्रिया संपन्न होती है। तो ये संघनन, इसका एक एग्जाम्पल भी हमने आपको करा दिया। ऐसे ही आप इसको नोट करके और इसको बना लेंगे। संघनन के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था क्या था, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी समझ लेते हैं। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, ठीक।
तो इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी या जब कोई ठोस ताप ग्रहण करके सीधे गैसीय अवस्था में, जब कोई ठोस ताप ग्रहण कर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कपूर है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कपूर के शुद्धिकरण में कौन सी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन का। तो वहाँ से इन चीज़ों का आप याद रखेंगे। कपूर को यदि आप जलाएंगे, यदि वो शुद्ध कपूर होगा पूरी तरह से हो जाएगा, आपका वाष्पीकृत हो जाएगा, कुछ भी वहाँ पर आपको अवशेष मिलेगा नहीं, है ना। तो ये है ऊर्ध्वपातन क्रिया। इस प्रकार से स्टेट चेंज में जितने भी प्रोसेस होते थे वो सब हमने आपको करा दिया। अब हम लोग जो है द्रव्य की जो 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में जानेंगे कि वो है क्या। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम एक उसका इंट्रोडक्टरी परिचय आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उसमें देखिए जो बोस-आइंस्टीन, ये दो नाम है। एक सत्येंद्र नाथ बोस आपके जो आपके अपने देश के साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन साहब एल्बर्ट आइंस्टीन। उसके अलावा भी देखिए 2001 में भौतिकी का नोबेल भी इस 5वीं अवस्था के खोज के लिए ही दिया गया है ना। तो आइए इसको एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए तो देखते हैं हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की या द्रव्य की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना अवस्था। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में जो हम लोग नोट करेंगे क्या होगा कि यह द्रव्य की 5वीं अवस्था है ना। यह द्रव्य की 5वीं अवस्था है। द्रव्य की जो 4थी अवस्था थी वह कैसे प्राप्त की गई थी, किसी भी गैस को और ज़्यादा गर्म करने पर वो क्या हो जाता था, आयनीकृत हो जाता था, प्लाज्मा की अवस्था में चेंज हो जाता था। यहाँ पर हम गैस को और क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, है ना। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो सामान्य वायु के घनत्व के लगभग 1,00,000 भाग में 1,00,000 भाग में या 1,00,000वें भाग लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व, सामान्य वायु घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को, है ना, सामान्य वायु घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC अवस्था यानी कि बोस-आइंस्टीन, इसको हम लोग शार्ट में बोलते हैं BEC, है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट करने पर BEC अवस्था प्राप्त होती है। तो ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में आपको बताया गया कि जो सामान्य वायु है इसके डेंसिटी के लगभग 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को आप ले करके उसको और बहुत ही लेस टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, उसे चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था आपको प्राप्त होती है।
सन 1920 में 1920 सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, है ना। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, और इन्हीं गणनाओं के आधार पर ये जो गणना इन्होंने की थी, कैलकुलेशन किया था, ठीक। तो अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, उन्हीं गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की। इन्होंने बताया था कि ऐसा हो सकता है ना, कि भविष्यवाणी की, इसे BEC कहा गया। तो इन्होंने बताया था कि पांचवी अवस्था हो सकती है ना, लेकिन उन पांचवी अवस्था को प्राप्त करने का जो श्रेय जाएगा वह 2001 में नासा के 3 वैज्ञानिक होंगे, उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त करके दिखाया। इसलिए उसके पहले चर्चा में थी, लेकिन अब ये सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त किया जा चुका है और उसके लिए फिजिक्स का नोबेल भी दिया जा चुका है ना। तो नीचे स्पेस नहीं है, मैं रफ करके लिख रहा हूँ, है ना। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ऊपर लिखेंगे सन 2001 में सन 2001 में USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, के 3 साइंटिस्ट थे, एरिक ए कॉर्नेल, दूसरे का नाम है वोल्फगैंग कैटरेले, और तीसरे साइंटिस्ट हैं आपके कॉल ई वीमेन। ये तीनों लोग थे, है ना, ठीक। सन 2001 में USA के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरेले, कार्ल ई वीमेन को BEC अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स का, है ना, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, है ना। आप जानते हैं पूरे विश्व का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी आर्ट, साइंस, सब सारे फील्ड में दिया जाता है, मैथ को छोड़ करके। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट था, है ना, जिसको आप जानते रहिए। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या होती है, ये भी हमने आपको बता दिया, है ना। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है, इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज जो हमारा एक सेगमेंट था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया। अब जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, जिसमें हम देखेंगे कि जो द्रव्य है उनका वर्गीकरण, ठीक है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मिश्रण होगा आपका, यौगिक होगा, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण में भी आप देखिए हेट्रोजेनियस,
होमोजीनियस समांगी और विसमांगी मिश्रण, है ना, एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे बनता है, सारी चीज़ें, कंपाउंड, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।